नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे। बिहार दरोगा या सीजीएल या बिहार किसी एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? ये वीडियो ही नहीं, ये सीरीज महत्वपूर्ण है। देखिए, मैंने आप लोगों से वादा किया है। क्या किया है वादा? अगर आप लोग को याद होगा तो देखिए, हमने आपसे बताया है कि मैं सारे सब्जेक्ट का आपको 2-2 हजार क्वेश्चन दूंगा। चाहे आप बात कर लो साइंस की, है ना, चाहे आप बात कर लो इकोनॉमिक्स की, चाहे आप बात कर लो पॉलिटी की, चाहे आप बात कर लो ज्योग्राफी की, चाहे आप बात कर लो हिस्ट्री की, सारे सबका मैं 2-2 हजार क्वेश्चन दूंगा। और आपको पता है कि मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूं, ये क्वेश्चन या तो एनसीईआरटी के हैं, या तो एनसीईआरटी के हैं, या तो बिहार में जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चंस हैं। तो ये बहुत ज्यादा आपको फायदा कराने वाला है ये सीरीज। इसके साथ साथ मैं आपको करंट अफेयर की भी सीरीज दे रहा हूं, तो एकदम बने रहें। जितने क्वेश्चंस कराता हूं सबका रिवीजन जरूर करें, है ना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, आ जाइए। एक पतली छोटी सुई पानी में तैर सकती है। सुई जो है वो पानी में, सुई को तैरा सकते हो। कारण क्या रहता है? सतही तनाव के कारण, पानी की अपेक्षा कम द्रव्यमान के कारण, केशिका के कारण, सुई के हल्के वजन के कारण, है ना। सुई को आप पानी पर तैरा सकते हो। रीजन देखिए, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। पृष्ठ तनाव, देखिए पृष्ठ तनाव अधिक हो तब होगा, कम जाएगा तब नहीं होगा। कम जाएगा तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है कि आप पानी की एक बूंद रखिए, ऐसे रखिए तो देखिएगा एकदम गोला टाइप का रहेगा, वो तनाव में रहेगा, टेंशन में लेयर बना रहेगा, इसी पर सुई को तैरा सकते हैं। लेकिन अगर इसका पृष्ठ तनाव कम कर देंगे तो ये डूब जाएगा। तो पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ को ही सतह कहते हैं, तो यानी सतही तनाव के कारण। क्लियर है? तो क्लियर है सर, सतही तनाव के कारण ऐसे सुई को आप तैरा सकते हो। और दूसरा सवाल देखिए क्या कहता है। देखिए इस प्रश्न को गलत करते हैं ज्यादातर बच्चे, ध्यान दीजिएगा। आइए, मोटर कारों की हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है? मोटर कार, जो गाड़ी उड़ी देखते हैं, मोटर कार या मोटरसाइकिल ही आप देखेंगे, तो जो हेडलाइट की बात कर रहा है, उस हेडलाइट में कौन सा उपयोग होगा? लेंस या दर्पण? पहले तो आप बता दीजिए कि जो उसका हेडलाइट है उसमें लेंस होगा कि दर्पण होगा? तो लेंस नहीं होगा, दर्पण होगा। क्या होगा? दर्पण होगा। अब आप कहेंगे कि दर्पण होगा कि लेंस होगा, ध्यान से समझिएगा, वो होगा दर्पण। गाड़ी का जो लाइट होता है वो आपको सामने देखने के लिए होता है ना। देखिए दो तरह से प्रश्न पूछता है, कंफ्यूजन नहीं होना है। गाड़ी की अगर साइड मिरर की बात करें, साइड मिरर जो लुकिंग ग्लास होता है जिसमें आप चेहरा देखते हैं, ये साइड मिरर होता है। इसमें उत्तल होता है, उत्तल, उत्तल दर्पण। इसमें कौन सा दर्पण होता है? तो इसमें होता है उत्तल दर्पण। लेकिन अगर हेडलाइट की बात की जाए, जहां आप लाइट जलाते हैं, है ना, जो रोड सामने आपको दिखाई देता है, तो हेडलाइट की बात करें, दर्पण में लाइट की अगर बात करता है, लाइट की अगर बात करता है, तो यहां होता है अवतल। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि भाई लाइट में कौन सा होता है। तो लाइट, जब हेडलाइट की बात करें, या आपसे पूछ सकता है ना कि टार्च, जो सर्चेबल टार्च होता है जो गांव घर में देखते ही होंगे, उसमें भी तो लाइट में जब पूछता है तो अवतल होता है, और साइड मिरर की बात करता है, लुकिंग ग्लास की बात करता है तो उत्तल होता है। क्लियर है? तो यहां आपसे मोटर कारों के हेडलाइटों में पूछा है, तो हेडलाइट में पूछा है तो आप अवतल करोगे आंसर। चले आ जाए आगे, चलिए चलिए भाई। जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया के उपचार में किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? जरा दृष्टि दोष, देखिए अगर आप दोष की बात करो, नेत्र दोष की बात करो, तो क्वेश्चन बनना ही बनना है यहां से। चाहे आपको निकट दृष्टि दोष पूछ दे, चाहे आपको पूछ दे भैया निकट दृष्टि दोष, है ना। यहां से देखिएगा, कुल क्लियर मैं कर दूंगा। एक पूछता है निकट दृष्टि दोष, एक पूछता है आपसे दूर दृष्टि दोष, है ना, दूर दृष्टि दोष, और एक पूछता है आपसे जरा दृष्टि दोष।
ये जरा, ध्यान दीजिएगा, जरा दृष्टि दोष जो होता है ना, ये प्रेस बायोपिया, ये अक्सर बुढ़ापे में होता है। कब होता है? बुढ़ापे में। सिलियरी मांसपेशियों के ढीला हो जाने के कारण ऐसा होता है, बुढ़ापे में ये होता है। तो इसमें आप प्रयोग करते हैं बाइफोकल लेंस का। किसका? बाइफोकल लेंस का। ये अवतल और उत्तल दोनों लेंस को मिला करके बना देता है ना, बाइफोकल लेंस। तो ये हो जाएगा राइट आंसर इसका, कौन सा? डी, राइट आंसर डी। यहीं अगर आपसे पूछता है निकट दृष्टि दोष, तो ध्यान दीजिएगा निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, निकट में देखिए, निकट में निकट की वस्तु दिखाई देगी, जो दोष है ना वहां की वस्तु दिखेगी, निकट की जो वस्तु है, निकट की जो वस्तु है वह दिखती है। यही यहां पर समझना है, निकट की वस्तु दिखाई देती है, निकट की वस्तु इसमें दिखेगी, है ना, इसमें दिखेगी, दूर की नहीं दिखेगी। तो दूर देखने के लिए आपको ये दूर वाला यानी कि 1 2 3 4 अंक वाला लेना है। निकट में निकट के दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। तो दूर देखने के लिए यानी कि निकट दृष्टि दोष में आपको दूर वाला दर्पण नहीं लगाएंगे भाई, लेंस लगाएंगे, है ना, लेंस लगाएंगे। दर्पण से कहां देख पाएंगे? दर्पण से तो आप अपना चेहरा ही देखेंगे। तो अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष में होता क्या है कि दूर का दिखता है, निकट की वस्तु नहीं दिखता है। तो निकट देखने के लिए छोटा निकट, है ना, उत्तल, ये वाला प्रयोग करेंगे, उत्तल। लेकिन वो भी दर्पण नहीं होगा, क्योंकि दर्पण लगा लेंगे तो आप देख नहीं पाएंगे, आप अपने ही चेहरे देखने लगेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा। क्लियर है? निकट दृष्टि दोष मायोपिया, एक इसको हाइपरमेट्रोपिया, इसको प्रेस बायोपिया। सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक, चलो भाई आ जाओ। चिमनी से धुआं, चिमनी आपने देखा है ना, चिमनी, चिमनी देखा ही होगा। तो चिमनी से जो धुआं निकलता है वो किस कारण से निकलता है? आपने पढ़ा होगा कि जब गर्म होता है धुआं या हवा गर्म होता है तो वो गर्म होकर के और हल्का होकर के ऊपर उठता है ना। तो ये हो जाता है संवहन। क्या हो जाता है? संवहन के कारण ऐसा आपको हो रहा है। चलिए, एक्स किरण, एक्स किरण किसका उदाहरण है? एक्स किरण विद्युत चुंबकीय, अविद्युत चुंबकीय, अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य। तो देखिए प्रकाश जो है वो आता है अनुप्रस्थ तरंग में। पूछता है कभी कभी प्रकाश कैसा है, तो प्रकाश है अनुप्रस्थ तरंग। ये ध्यान दीजिएगा, प्रकाश जो है वो है अनुप्रस्थ। और आगे आ जाइए, प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ है। अब पूछता है ध्वनि, अरे प्रकाश अनुप्रस्थ है, ये वाला होगा, ये हमारा, कंफ्यूजन ना हो। प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ है, ध्वनि जो है वह अनुदैर्ध्य है, अनुदैर्ध्य है, यानी कि जो साउंड है यानी ध्वनि है वह अनुदैर्ध्य है। एक्स किरण कौन सा हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा एक्स किरण। एक्स किरण जो है वह क्या हो जाएगा? तो विद्युत चुंबकीय तरंग। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आ जाइए आगे, आगे आते हैं 6वें सवाल पर। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित माध्यमों में से किसमें प्रकाश की गति अधिकतम होगी? प्रकाश की गति अधिकतम किसमें होगी? ध्यान दीजिएगा, 3 माध्यम आपको आएगा, जिसमें एक आएगा ठोस, है ना, एक आएगा द्रव और एक आएगा गैस। तो सबसे तेज यहां चलेगा, फिर उससे कम यहां चलेगा और फिर उससे कम यहां चलेगा। तो सबसे अधिकतम, अधिकतम कहां हो जाएगा? वायु में हो जाएगा। कहां हो जाएगा? वायु में। ठीक है ना, सबसे अधिकतम वायु में। और वायु से फिर कम होगा कहां? क्योंकि ठोस के बाद क्या आएगा? द्रव आएगा, तो जल में। और उससे भी कम आएगा कहां? फिर हीरा और कांच में, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यही होगा इसका। चलिए 7वां सवाल देखिए क्या कह रहे हैं। शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? शून्य प्रतिरोध मतलब प्रतिरोध न के बराबर है। न के बराबर है तो वो हो जाएगा क्या? सुपर कंडक्टर, अति चालक। वो क्या हो जाएगा? सुपर कंडक्टर यानी कि अति चालक। शून्य प्रतिरोध लगभग है, वो हो जाएगा अति चालक। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछता है परीक्षा में। चलिए आइए, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला? देखिए ये प्रश्न में ना अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, या तो बच्चे इसको आंसर कर देते हैं और कुछ बच्चे इसको आंसर करते हैं।
हालांकि दोनों में एक आंसर सही है। आइंस्टीन को नोबेल मिला किस लिए, प्रकाश विद्युत के लिए कि सापेक्षता के सिद्धांत के लिए? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह ए नहीं होगा, सी होगा। यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक ना, आइंस्टीन को। चलिए आइए, एक अश्व शक्ति मतलब कि हॉर्स पावर, ऐसे आपसे पूछेगा कि 1 HP बराबर, तो बताते हैं आपके 746 वाट। 746 वाट है ना, देखिए ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, मेंडलीफ के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? मेंडलीफ के समय, तो मेंडलीफ के समय जो कुल तत्व थे वह कितने थे? वह थे कितने थे? 63 थे। ध्यान रखिएगा, पूछता है एग्जाम में आता है ये प्रश्न, तो रखेंगे याद आपको। आओ भाई, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा मतलब कि खाने वाला सोडा है ना, बेकिंग सोडा मतलब कि खाने वाला सोडा। एक कंफ्यूजन दो चीज में इसमें होता है, खाने वाला सोडा और एक होता है धोने वाला सोडा, धोबिया सोडा। दोनों का याद रखिएगा। बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3, NaHCO3 ये होता है बेकिंग सोडा, मतलब खाने वाला। खाने वाला का मतलब कि सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। और एक होता है धोने वाला सोडा, तो H नहीं इसमें लगेगा, यहां पर 2 हो जाएगा, Na2CO3। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, देखिए ये हो जाएगा धोने वाला सोडा, Na2CO3 और 10H2O। ठीक है ना, ये हो जाता है धोने वाला सोडा। अब धोएंगे कैसे? H2O मतलब जल, अब पानी है तभी धोएंगे ना, ऐसे करके समझ लीजिएगा कि जो धोना सोडा, जो कपड़ा वपड़ा धोते हैं, वो होता है सोडियम कार्बोनेट। क्लियर? क्लियर है सर। चलिए भाई आइए, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदल सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा है प्रश्न कि कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदल सकता है, तो वह है जाइमेज। कौन है? जाइमेज। यह ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदल सकता है। ठीक है ना, जाइमेज होगा राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए, गैल्वेनाइजेशन है ना, गैल्वेनाइजेशन या इसको कहते हैं यसद लेपन, इसको ही कहा जाता है यसद लेपन। ध्यान दीजिएगा, कभी पूछ देगा कि भैया यसद लेपन क्या है? यसद लेपन, यसद मतलब जस्ता और लेपन मतलब जस्ता का लेप। अब ध्यान दीजिएगा, जस्ता का लेप, जस्ता का लेप ये तांबा का होगा नहीं, निकेल का होगा नहीं, तो जस्ता का लेप लोहे पर जस्ते का लेप चढ़ाना यसद लेपन या क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए आइए, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि देखिए, गैसीय जो गुब्बारा होता है उसमें क्यों भरा जाता है? क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना वह ज्वलनशील गैस है और विस्फोट हो जाता है, आग लग जाता है। आपने देखा होगा कभी कि वीडियो में देखा होगा कि आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि ये ज्वलनशील है। वहीं हीलियम जो है वह ज्वलनशील नहीं है, यानी कि यह ज्वलनशील नहीं होती है। हीलियम के बारे में पूछ रहा है ना, ध्यान रखिएगा, हीलियम के बारे में पूछ रहा है कि हीलियम का क्यों प्रयोग करते हैं। चलिए आइए, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है या सोडियम सिलिकेट है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। तो क्वार्ट्ज का जो रासायनिक नाम है वह हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। यह भी प्रश्न पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, बस याद करते जाइए। आप लोग पीडीएफ के लिए कह रहे हैं ना, पीडीएफ के लिए उपाय किया जा रहा है, जितने पीडीएफ पीछे के हैं सब दे देंगे आपको, परेशान मत होइए। पीडीएफ की तैयारी हो रही है, उसके लिए जिसको भाई अब खुद से तो इतना कर नहीं पाएंगे ना, तो एक आदमी रखना पड़ेगा। अभी वो आया नहीं है, जैसे वो आ जाए पीडीएफ तैयार करना शुरू कर दे, फिर आपको फटाफट सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। फिर क्लास भी हो सकता है आपको एक से अधिक मिलना शुरू हो जाए। चलिए आइए, निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है? चांदी नहीं है, सिल्वर नाइट्रेट में तो है चांदी, है ना, लूनर कास्टिक में भी है चांदी। जर्मन सिल्वर देखिए ये बहुत बार पूछा गया है ये वाला प्रश्न, इसीलिए मैं इसको लाया हूं। कॉपर, जस्ता
है ना, और निकेल, ये होता है जर्मन सिल्वर। नाम भले इसमें सिल्वर लग रहा है लेकिन यहां सिल्वर नहीं होता है, ठीक है ना। CuZnNi, ये नाइट्रेट होता है, कास्टिक होता है, सिल्वर सल्फाइड में भी होता है, बट जर्मन सिल्वर में नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। आइए चलिए, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस लिए किया? बिहार दरोगा में ये पूछा गया है भाई, ये बिहार दरोगा में पूछा गया है और महत्वपूर्ण है। रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग, देखिए ग्रेफाइट का प्रयोग यहाँ कंफ्यूजन होता है कि स्नेहक के रूप में करते हैं कि मंदक के रूप में करते हैं। तो ग्रेफाइट का प्रयोग और भारी जल का प्रयोग मंदक, मॉडरेटर में होता है, मंदक के रूप में होता है, ध्यान रखिएगा। मंदक, मंद करना मतलब कि उसको सुस्त करने के लिए इसमें ग्रेफाइट या भारी जल का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छा सवाल है और बन चुका है सवाल, ये इंपॉर्टेंट है। आइए, पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं? पक्षी जो होते हैं वह यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड के रूप में उत्सर्जित करते हैं, ध्यान रखिएगा। यूरिया नहीं, नाइट्रेट भी नहीं, अमोनिया भी नहीं, किस रूप में पक्षी करते हैं? तो वह यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड के रूप में करते हैं। चलिए आइए, नारियल के फलों का प्रसार होता है, जैसे नारियल का जो फल होता है वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह कैसे उसका प्रसार होता है ना, तो कैसे होता है भाई? वायु के द्वारा, हवा से कैसे नारियल उड़ के थोड़ी कहीं चल जाएगा कि यहां से वहां उड़ के चल गया फिर वहां उड़ गया, नहीं, मतलब जा सकता है लेकिन बहुत कम संभावना है। पक्षी भी नारियल को उड़ा के ले नहीं जा सकते, बहुत कम। मनुष्य के द्वारा ले जाया जाता है लेकिन उतना नहीं, मनुष्य तो ले ही जाएगा लेकिन उतना नहीं। सबसे ज्यादा होता है क्या है कि समुद्र के किनारे है, समुद्र में गिरा, पानी में तैर करके एक जगह से दूसरी जगह चला गया, और ये समुद्री जल के द्वारा एकदम उपयुक्त आंसर होगा। तो नारियल जल का प्रसार जो है यह होता है नारियल जल नहीं, नारियल के फल का समुद्री जलों के द्वारा। चलिए, क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधों को अभाव होता है। क्लोरोसिस जो पौधे में पादप में एक बीमारी है, यह कैसे उत्पन्न होता है? जब देखिए पौधे में नाइट्रोजन या फिर मैग्नीज है ना, इसकी कमी हो, पोटेशियम की कमी हो, तब यह क्लोरोसिस उत्पन्न होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? मैग्नीज तो ऑप्शन है नहीं, पोटेशियम है नहीं, नाइट्रोजन नहीं होगा, मैग्नीशियम नहीं होगा, गंधक नहीं होगा, लोहा हो जाएगा, क्योंकि लोहा भी अति आवश्यक है ना, तो ध्यान रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा इसका लोहा, लौह तत्व। जीन अभियांत्रिकी में जीन का क्या किया जाता है? तो जीन का किया जाता है मैनिपुलेशन। क्या किया जाता है? मैनिपुलेशन किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, जीन का चेंज किया जाता है, उसी को मैनिपुलेशन भी कहते हैं, है ना। आइए, वायु प्रदूषण का सूचक है, ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा आता है, और वायु प्रदूषण का सूचक जो है वह है लाइकेन। लाइकेन देखिए कवक और शैवाल का, देखिए लाइकेन जो है यह किसका है? कवक और शैवाल, ध्यान रखिएगा, कवक और शैवाल का मिश्रण है। इसमें देखिए, इसमें होता क्या है कि कवक जो होता है यह इसको क्या देता है? सहारा देता है रहने के लिए, कवक इसको सहारा देता है, और शैवाल जो है इसको, भाई कवक जानते हैं कि इसमें हरित लवक नहीं होता है, खाना ये नहीं बना सकता है, लेकिन शैवाल से इसको भोजन मिल जाता है, शैवाल से इसको भोजन मिल जाता है। शैवाल को ये रहने के लिए घर दे दिया, ये दे दिया घर, है ना कवक, और शैवाल जो है इसको क्या दे दिया? शैवाल दे दिया भोजन। यहां पर जरा सा समझिएगा, ये यहां ना ये देगा इसको भोजन, ठीक ना। ये कवक जो है ये बनाएगा नहीं खाना, ये रहने के लिए कहेगा, और शैवाल जो है खाना बनाएगा, इसको खाना दे देगा। तो इन दोनों का जो रिलेशन है वह कहलाता है सिम्बायोटिक रिलेशन, सहजीवी संबंध। ध्यान दीजिएगा, क्या कहलाता है? सहजीवी संबंध या सहजीवन, है ना। क्या कहलाएगा? सहजीवन संबंध, सहजीवन, है ना, सहजीवन कहलाता है। और क्या है ये है लाइकेन। चलिए आगे चलें। चलिए भाई, पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक वर्ड, पेप्टिक अल्सर एक आंत में होती है, ये घाव है एक टाइप का। तो पेप्टिक अल्सर के लिए कौन सा जिम्मेदार है? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें जिम्मेदार जो है वह है
हेलिकोबैक्टर पाइलेरी, हेलिकोबैक्टर पाइलेरी यही जिम्मेदार है पेप्टिक अल्सर के लिए, है ना। ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है ये भी प्रश्न, तो आ सकता है एग्जाम में। आइए, प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या है? तो प्लाज्मा में आप जानते हैं कि लगभग 92% क्या होता है, 92% जो है वो जल होता है प्लाज्मा में। कहेंगे हाँ सर जानते हैं। 7% लगता है लगभग प्रोटीन होता है, 7% लगभग क्या होता है, प्रोटीन। और 1% में आपका खनिज लवण, है ना, खनिज लवण और अन्य तत्व जो है थोड़े बहुत वो होते हैं। तो क्या कह रहा है, मुख्य घटक क्या हो जाएगा 92% वाला, यानी कि जल हो जाएगा। जल मतलब कि पानी हो जाएगा। ऑप्शन ए 24 का बिल्कुल राइट, ठीक ना। चलिए आइए, तारपीन का तेल निकाला जाता है, ये भी बिहार एसआई में पूछा गया है, ये भी बिहार एसआई में पूछ दिया गया है भैया, बिहार दरोगा में ये पूछा गया है। तारपीन का तेल निकलता है तो किससे निकलता है, ये निकलता है चीड़ से, चीड़ है ना, चीड़ से, चीड़ को पाइन कहते हैं भी, चीड़ से ये निकलता है, ध्यान दीजिएगा, चीड़ यानी कि पाइन से। अच्छा प्रश्न है, घुमा फिरा करके पूछते रहता है इसको। चलिए, राइजोम का उदाहरण कौन है, राइजोम, राइजोम यानी प्रकंद, प्रकंद का उदाहरण क्या है इसमें, इसमें कौन है प्रकंद, तो देखिए जिमीकंद, जिमीकंद आप लोग खाए भी होंगे, है ना। जिमीकंद है, ये एक प्रकार का तना हो जाएगा, जिमीकंद क्या हो जाएगा, तना हो जाएगा। लहसुन भी भूमिगत तना का उदाहरण है ना। आलू भी भूमिगत तना का उदाहरण है। ये हो जाएगा, अदरक हो जाता है, वो हो जाता है प्रकंद, प्रकंद यानी राइजोम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकंद हो जाएगा, अदरक। क्लियर, बस ना। देखे 26 के 26 प्रश्न हमने फटाफट अंदाज में कर लिया, और यकीन मानिए ये ऐसे प्रश्न मैं आप लोगों को करा रहा हूं जो आपको हर एग्जाम में मिलेगा, इससे मुलाकात होगी ही होगी, है ना। तो बने रहें ऐसे, धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट मैं आपको कवर करा दूंगा, इतने प्रश्न करा दूंगा रिवीजन, इतने क्वेश्चन रिवीजन करा दूंगा कि एग्जाम में आपको बहुत ही आसानी होगी। जब आप एग्जाम डेट आएगा तब आप बस केवल एक बार ऐसे देखेंगे, आपको सब चीज साफ हो जाएगा और एग्जाम में आप बेहतरीन स्कोर करके आएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्ते।